जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से अग्निवीर, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, साथी अग्निवीर का एग्ज़ाम हो या फिर सीआरपीएफ का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या फिर आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम। साथ ही जीएस जीके की एक बिंदास सेशन क्या देखने वाले हैं? जीएस जीके का एक बिंदास सेशन देखने वाले हैं जो सभी एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। और आज की श्रृंखला में हम देखेंगे टॉप 25 प्रश्न। क्या देखेंगे? टॉप 25 प्रश्न देखेंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर रहेंगे और सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ामों में बार बार रिपीट होते हैं, उनका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। प्रतिदिन शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें हमसे जीएस हब बाई डीएस सर पर। और यदि अब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ठीक है साथी, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, ईश्वर का दिया हुआ कभी भी अल्प नहीं होता है। कारण क्या है? आपकी इच्छाएं जो हैं ये एक ऐसी चीज़ है, यदि आपको ज़रूरत है 1,000 रुपये की, यदि आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत है, जब आपके पास 1,000 आ जाते हैं तो आपकी इच्छाएं बढ़कर 2,000 की हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 2,000 की। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास देखो पहले साइकिल नहीं थी, बचपने को याद कीजिए, आपके पास साइकिल नहीं थी, आपकी चाहत क्या थी? मेरे पास साइकिल हो जाए। आपके पास साइकिल हुई, आपने देखा मोटरसाइकिल नहीं है। ठीक है, मोटरसाइकिल नहीं है तो आपकी चाहत हुई मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हो गई, फिर चाहत होने लगी साथी 4 व्हीलर हो जाए। साथी ये चाहतें ऐसी हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इसीलिए जो आपको मिला है, कोई कहा है कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहा है साथी, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? क्या कह रहा है? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखेंगे, जो नूरजहां थी साथी, इसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। बात करेंगे सर नूरजहां थी कौन, तो याद रखेंगे ये जहांगीर की एक पत्नी थी। जहांगीर को आप सभी जानते होंगे, ये एक मुग़ल बादशाह था। जहांगीर जो था ये आपका कौन था? ये आपका मुग़ल बादशाह था और जहांगीर की पत्नी थी। इससे पहले आप याद रखेंगे, जो नूरजहां थी इसका नाम क्या था? मेहरुनिसा। और इससे पहले इसकी शादी हुई थी अली कुली से। किससे हुई थी? अली कुली से। अली कुली से शादी हुई थी और ये एक ईरानी व्यक्ति था जो कि जहांगीर के यहाँ कार्य करता था। ठीक है, जब इसकी अली कुली से शादी हो गई तो जहांगीर, आप जानते होंगे सलीम अनारकली वाली कहानी। ठीक है, सलीम अनारकली, ये वही सलीम था जिसका आगे चलकर नाम क्या बना? जहांगीर। तो इसको क्या हुआ, ये जो मेहरुनिसा थी इससे बहुत प्यार हो गया। ठीक है, इससे जब प्यार हो गया तो इसने अली कुली नामक जो व्यक्ति था, लड़का था, इसको मरवा दिया। ये इससे प्यार करती थी, ये दोनों 17-18 साल की उम्र के थे। ठीक है, तो लेकिन इसने क्या किया? अली कुली को मरवा दिया। जब अली कुली को मरवा दिया तो सलीम ने इससे क्या कर ली? शादी कर ली। ठीक है, ये याद रखेंगे। नूरजहां इसका नाम दिया, इससे पहले इसका नाम मेहरुनिसा था। ठीक है, जब अली कुली से शादी हुई थी मेहरुनिसा नाम था, लेकिन सलीम ने जब अली कुली को, यानी कि जहांगीर ने जब अली कुली को जब जहांगीर ने मार दिया तो इससे शादी कर ली और इसको क्या दिया? नूरजहां नाम दिया। ठीक है, याद रखेंगे। और इन दोनों की एक पुत्री भी हुई, इन दोनों की एक पुत्री हुई जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम जो थी ये नूरजहां और जहांगीर की एक पुत्री थी। ठीक है, ये नूरजहां की पुत्री, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाडली बेगम कौन थी, तो याद रखेंगे ये नूरजहां की एक पुत्री थी। याद रखेंगे। बात करें जहानारा की, जहानारा कौन थी? तो ये साथी औरंगजेब की बहन थी। कौन थी? जहानारा आपकी औरंगजेब की बहन थी, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा मुमताज़ महल के बारे में बहुत ज़्यादा। मुमताज़ महल कौन थी? तो सभी याद रख लेंगे, इसकी याद में ही तो आपके शाहजहां ने क्या बनवाया है? ताजमहल। ठीक है, याद रखेंगे, जो मुमताज़ महल थी इसकी याद में शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल। और ये शाहजहां इसको बहुत प्यार करता था। जब ये 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, ये याद रखेंगे, जब ये अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 14वें बच्चे को जब जन्म दे रही थी तो इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसा किताबों में मिलता है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। और ये किसकी पत्नी थी? तो ये हो जाएगी आपकी शाहजहां की। और शाहजहां ने इसी के लिए क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया है।
तो हमने क्वेश्चन देखा नूरजहां, नूरजहां के बारे में आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, लाडली बेगम। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है 49वीं समांतर रेखा, क्या कह रहा है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है। क्या कह रहा है, 49वीं जो साथी समांतर रेखा है या 49वीं जो अक्षांश है आपका, क्या है, 49वां जो अक्षांश है ये आपका किन दो देशों को अलग करता है। तो सभी याद रख लेंगे, 49वें अक्षांश की बात करें तो ये आपका किस किस को अलग करेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यूएसए और कनाडा। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। यूएसए और कनाडा को ये क्या करता है, अलग करता है। कनाडा और मैक्सिको की बात करें तो ये साथी सीमा ही नहीं बनाते, क्योंकि ऊपर कनाडा है आपका, बीच में यूएसए है और नीचे मैक्सिको है। ठीक है, ये तो आपका कनाडा हो गया और ये क्या हो गया, यूएसए और मैक्सिको। ठीक है, इनकी सीमा नहीं लगती है, लेकिन ये आपके जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, कौन सा, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसी के हिस्से हैं। ठीक, इसको याद रखेंगे, कनाडा, मैक्सिको या फिर यूएसए, ये आपके नॉर्थ अमेरिका के हिस्से हैं। इसके अलावा एक सीमा बनती है साथी आपकी यूएसए याद रखेंगे, यूएसए और मैक्सिको के बीच, याद रख लेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूएसए और मैक्सिको के बीच एक नदी सीमा बनाती है, क्या बनाती है, याद रखेंगे, एक नदी सीमा बनाती है। ये आपका यूएसए हो गया, ये आपका मैक्सिको हो गया, इसके बीच से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है साथी, याद रखेंगे, रियो ग्रांडे नदी। क्या नाम है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है साथी। जो आपकी रियो ग्रांडे नदी है, कौन सी, रियो ग्रांडे नदी है, ये सीमा बनाती है यूएसए और मैक्सिको के बीच। लेकिन हमने बात की 49वीं समांतर रेखा की, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाएगी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा सर कोई और अक्षांश है जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक अक्षांश निकलता है जिसका नाम है 38वीं समांतर। क्या नाम है, इसका नाम है 38वीं समांतर अक्षांश। ठीक है, 38वीं समांतर अक्षांश किसके मध्य निकलता है, तो आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, इसको याद रखेंगे, 38वीं समांतर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन पूछा है 49वीं समांतर रेखा, तो यूएसए और कनाडा के बीच हो जाएगी, अच्छे से याद रखेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब। क्या नाम था, बदरुद्दीन तैयब इनका नाम था, इनको अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, जो आपके बदरुद्दीन तैयब थे ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर हम बदरुद्दीन तैयब की बात करें तो ये आपके अध्यक्ष कब बनते हैं, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1887, कब, याद रखेंगे, 1887 में ये क्या बनते हैं, जब आपकी क्या होती है, आपकी तीसरी बैठक होती है, कांग्रेस की तीसरी बैठक होती है, उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, और ये सर बैठक कहाँ पर हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे, तीसरी बैठक आपकी मद्रास में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कांग्रेस की तीसरी बैठक मद्रास में होती है और यहाँ पर पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें सर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। सर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, तो सभी को पता होगा ये शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। कैसे अध्यक्ष, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, याद रखेंगे। और सर्वाधिक समय तक, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, सर्वाधिक समय तक या सर्वाधिक बार कौन रहा आपका, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो बता देंगे ना आप, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये सर्वाधिक समय तक आपके क्या रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यहाँ पर हमने समय की बात की है, ना कि सर्वाधिक बार। ठीक है, हमने समय की बात की है, याद रखेंगे। सर्वाधिक समय तक कौन रहे, आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, याद रखेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये पहले आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1920 के बाद ये मुस्लिम लीग में चला गया था, ये भी याद रखेंगे। लेकिन इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है, WC बनर्जी। सर WC बनर्जी कौन है, तो इन्हीं को हम व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को, इसको याद रख लेंगे, तब ये आपके पहले अध्यक्ष बने थे। कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी आपकी, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो आप इसको याद रख लेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। मद्रास में जब बैठक हुई थी तीसरी, तो इसमें ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में मसालों का सबसे अच्छा उर्वर क्षेत्र कौन सा है। क्या कह रहा है, मसालों का भारत में सबसे अच्छा उर्वर क्षेत्र कौन सा है। तो हमने कई बार आपको बताया, भारत में केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत में जो मसालों का बगीचा होता है साथी, इसको किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं।
होते हैं। लेकिन एक यहीं पर एक पहाड़ी स्थित है, कार्डमम की पहाड़ी। क्या कहते हैं? कार्डमम की पहाड़ी। इसको अच्छा प्रश्न है, याद रख लेंगे। कार्डमम की पहाड़ी क्वेश्चन पूछ लेगा सर कहाँ पर है। क्या पूछेगा? आपसे पूछ लेगा जो आपकी कार्डमम की पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे केरल में स्थित है। सर कार्डमम क्या होता है, तो याद रखेंगे इसको इलायची कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? इलायची होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कार्डमम कहते हैं। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पर है, तो केरल में हो जाएगी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु का एक कोस्ट पड़ता है, कोस्ट यानी कि तट। ठीक है, इस तट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साथी कोरोमंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कोरोमंडल तट कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर पश्चिम बंगाल किस लिए फेमस है, तो पश्चिम बंगाल में आप याद रखेंगे जूट जानते होंगे। किसको? जूट। आपने देखे होंगे जो खादी वाले बोरा आते हैं जिसमें खरी हरी वगैरह आती है, खादी वाले जो बोरा होते हैं उन्हीं से उनसे किससे बनते हैं, तो जूट से बनते हैं। और जूट उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? आपका पश्चिम बंगाल। ये प्रश्न अच्छा है, याद रखेंगे। लेकिन हमसे पूछा मसालों का बगीचा या फिर मसालों का सबसे अच्छा उर्वर प्रदेश कौन सा हो जाएगा, आपका केरल इज द राइट आंसर। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और केरल में आपकी इलायची की पहाड़ी मिलती है जो कि मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का खराब चालक कौन सा है। यानी कि आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा पदार्थ है साथी जो आपका ऊष्मा का तो अच्छा चालक है। किसका? ऊष्मा का। यानी कि धूप में रख दोगे तो गर्म तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन विद्युत का खराब चालक है। विद्युत का कैसा? खराब चालक। यानी कि इसमें विद्युत नहीं दौड़ सकती। तो तांबा में आपने देखा होगा, आपने तांबा कभी लिया होगा तो आपने कॉपर के तार सुने होंगे, और कॉपर के तार में क्या होती है? विद्युत क्या होती है? बह सकती है, यानी कि तैर सकती है। तो तांबा इसका आंसर नहीं होगा। बात करें स्टील की, तो स्टील में भी आपने बच्चों को देखा होगा, कभी कभी ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि छोटे बच्चे ने चम्मच लगाने से, करंट लगने से हुई घटना। ठीक है, जब छोटे बच्चे होते हैं वो चम्मच लेके घूमते हैं, जब उनकी चम्मच धोखे से कहाँ जाती है? बोर्ड के अंदर चली जाती है। तो उसमें क्या हो जाता है? चम्मच हो या रॉड हो या कील वगैरह, इसमें क्या होता है? तो बच्चों को करंट लग जाता है। और लोहा को तो सभी को पता होगा, लोहा में करंट आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक। सर अभ्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभ्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ऊष्मा तो हो जाएगी, यानी कि गर्म तो वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्मा से वो गर्म तो हो जाएगा, लेकिन इसमें विद्युत नहीं दौड़ सकती। क्या होगा? इसमें विद्युत नहीं दौड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। आपने देखे होंगे वो चीनी मिट्टी और अभ्रक मिक्स करके वो बनाए जाते हैं आपके इंसुलेटर, जिसमें तार आपके इस तरह से, ये खम्मा जैसे गड़ा है तो इसमें ये इस तरह से तार आते हैं, और यहाँ पर जो इंसुलेटर लगे होते हैं ये चीनी मिट्टी और अभ्रक मिक्स करके बनाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? इस तरह से तार निकाले जाते हैं आपके। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वही इंसुलेटर अभ्रक और चीनी मिट्टी के बने होते हैं, याद रखेंगे। तो ऊष्मा का तो चालक हो जाएंगे, लेकिन आपके विद्युत के चालक नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अभ्रक इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है। देखो क्या कह रहा है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपकी कार है, क्या है? यहाँ पर आपकी कार है। ये जैसे आप कार लेकर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप कार लेकर के जा रहे हैं, और जब आपकी कार रुक जाए, क्या हो जाए? आपकी कार रुक जाए। ठीक है, इस तरह से कोई कार होती है, इसको याद रख लेंगे, थोड़ा सा मॉडल बना लेंगे। ठीक है, जब आपकी कार चलते चलते आप ब्रेक लगा देते हैं या कोई कुछ आ जाता है, तो याद रखेंगे इस कार में क्या होता है, इसमें जब आप ब्रेक लगा देते हैं अचानक से, तो जब ये ब्रेक लगाते हैं साथी, तो इसमें क्या होता है, जो अपन लोग उसमें बैठे होते हैं वो एकदम से आगे की ओर चले जाते हैं। क्या होता है? आगे की ओर झुक जाते हैं। तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है? गति का जड़त्व होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, क्योंकि हमारी कार क्या कर रही थी? गति कर रही थी। हम जा रहे थे इस दिशा में। ठीक है, जब हम जा रहे तो अचानक हमने ब्रेक लगाया, तो हम क्या कर गए? हमारा इसमें जो गति है, इस गति के जड़त्व होता है। जड़त्व का नियम होता है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। तो हमारी वस्तु जो थी ये कार थी, और कार क्या कर रही थी? ये गतिमान थी। जब गतिमान थी तो गति का जड़त्व हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि हमने इसमें अचानक ब्रेक लगा दिया तो हमारे दांत टूट गए आगे स्टीयरिंग में लग के। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो गति का जड़त्व हो जाएगा, जब हम गति चलाते हुए जाएंगे और एकदम से ब्रेक लगा देंगे, आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी याद रखेंगे, इसमें किसकी ओर यात्री किसकी ओर झुकता है? तो आगे की ओर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गति को जो जड़त्व होता है उसमें जब व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाता है तो किस ओर झुकता है। ठीक है, आप आगे की ओर लगा के आएंगे। आराम का जड़त्व तो क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, आप टेबल पर आपकी चाय रखी है, क्या है? ये आपकी टेबल है और आप यहाँ पर चाय रख के आए, तो चाय आप उठाएंगे तो वो चाय ये कहती है हमको यहीं पे रखा रहने दो। ठीक है, यानी कि वो आराम का जड़त्व चाहती है, वो अपने स्थिति का विरोध करती है। याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रख लेंगे। बात करें वृत्ति गति की। वृत्ति गति क्या होती है सर? वृत्ति गति ये होती है जब आप किसी सर्किल के
सर्किल में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई सर्किल है आपका 400 मीटर के, बहुत सारे बच्चे रेस लगाते हैं तो उसमें 400 मीटर का एक सर्किल होता है, उसमें जो गति करते हैं वो कौन सी गति करते हैं, वो वृत्तीय गति करते हैं। कैसी गति? वृत्तीय गति। वृत्त में एक चक्कर लगा रहे हैं तो कैसी गति हो जाएगी? आपकी वृत्तीय गति, ठीक है। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अचानक जब कार रुकेगी तो इसमें गति का जड़त्व सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। और आगे की झुककर हमारे दांत भी टूट जाते कभी कभी। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? क्या कह रहा है? भारत में जो मौद्रिक नीति है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? सर मौद्रिक नीति क्या होती है? तो याद रखेंगे इसको बनाया जाता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए? जो आपकी महंगाई बढ़ रही है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करवाती है सरकार? एक क्या बनाती है? तो मौद्रिक नीति बनाती है, लेकिन सरकार के अंतर्गत एक संस्था कार्य करती है जिसका नाम है आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये हमारी क्या है? ये बनाती है मौद्रिक नीति समिति। और मौद्रिक नीति समिति का कार्य क्या होता है? महंगाई को कंट्रोल करना, ठीक है। आपने रेपो रेट और क्रॉस रिजर्व रेशियो इस तरह की कहानी सुनी होगी, तो वो सारी की सारी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ही जारी करती है, ठीक है, याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1934 के एक्ट के तहत। कब? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1934 का एक्ट था हिल्टन यंग एक्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एक्ट था, ठीक है, इसको पूछ ले, आप याद रखेंगे। जो हिल्टन यंग एक्ट था, कौन था? हिल्टन यंग एक्ट था। इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे 1934 का एक्ट था, परंतु इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। किसकी स्थापना? तो आरबीआई की स्थापना। इसको आप लोग याद रखेंगे। बात करें हम वित्त मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय का काम क्या होता है? तो याद रखेंगे वित्त से यानी कि पैसे से संबंधित लेखा जोखा कौन रखता है? वित्त मंत्रालय। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। इसके अलावा बात करेंगे एसबीआई की। सर एसबीआई का कार्य क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे इससे पहले जो एसबीआई थी ये 1955 से पहले, देखो 1955 से पहले क्या थी? आपकी इंपीरियल बैंक थी। क्या थी? इंपीरियल बैंक, आईबी, ठीक है, इंपीरियल बैंक। सर इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। इसमें कौन कौन बना था? तो याद रखेंगे इंपीरियल बैंक में आपकी एक मद्रास बैंक थी, एक आपकी कौन थी? एक आपकी बम्बई बैंक थी, ठीक है, बम्बई बैंक थी। और इसके अलावा एक कलकत्ता बैंक थी। क्या थी? कलकत्ता बैंक थी, ठीक है, याद रखेंगे। देखो मद्रास बैंक, बम्बई बैंक और कलकत्ता बैंक, ये तीनों को मिलाकर के 1921 में जो अंग्रेज सरकार थी उसने क्या कर दिया? इसको इंपीरियल बैंक बना दिया। लेकिन जब अंग्रेज चले गए भारत छोड़ के, तो भारत ने इसी बैंक को 1955 में, जो भारत सरकार थी 1955 में, इसने राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम क्या रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। ये तो थी एसबीआई के बारे में जानकारी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मौद्रिक नीति समिति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आरबीआई के द्वारा, ठीक है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? सिखों के महान गुरु थे, हिमालय का प्रसिद्ध स्थल है, अरावली का उच्चतम शिखर है, या फिर केरल का शिपयार्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, सॉरी फोन आ गया था थोड़ा सा। बात करेंगे गुरु शिखर के बारे में, तो याद रखेंगे जो गुरु शिखर है ये आपका अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है। क्या है? अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। सर अरावली कहाँ पर पड़ती है? तो आपका ये गुजरात के अलावा आपका दूसरा स्थान आ जाएगा राजस्थान के अलावा आपका हरियाणा, और हरियाणा के अलावा दिल्ली, ठीक है, हरियाणा के अलावा क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों राज्यों में और एक यूटी में आपकी क्या फैली है? आपकी अरावली पर्वतमाला फैली है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो अरावली पर्वत है सर, इसकी हाइट कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी की हाइट है, और गुरु शिखर है इसका नाम, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सर अरावली भारत का कैसा पर्वत है? तो याद रखेंगे सबसे पुराना पर्वत है। कैसा है? सबसे पुराना। और ऑप्शन में देखा, इसको याद रखेंगे, आप इसको धक्का मारेंगे तो ये ढह जाएगा, यानी कि आप कहीं भी इसमें लात मारेंगे ढह जाएगा, यानी कि सबसे पुराना पर्वत है। याद रखेंगे सबसे पुराना। जब आपके घर में कोई चीज़ होती है जो सबसे पुरानी हो जाती है, वो कैसी होती है? ढहने लगती है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कौन सा? अरावली पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, इसको याद रखेंगे। सर कोच्चि शिपयार्ड क्या है? तो याद रखेंगे केरल में एक शिपयार्ड है जिसका नाम है कोच्चि शिपयार्ड। क्या नाम है? कोच्चि शिपयार्ड। सर ये क्यों बता रहे हो? तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2 सितंबर 2022 को भारत का एक पहला क्या लॉन्च हुआ था? जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि विमान वाहक पोत, ठीक है, क्या लॉन्च हुआ था? विमान वाहक पोत, ठीक है, विमान वाहक पोत लॉन्च हुआ था, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था।
हर व्यक्ति के नाम पर था, ठीक है, हर व्यक्ति की जुबान पर ये नाम था। तो इसका नाम था INS विक्रांत। क्या नाम था? INS विक्रांत। जो आपका कोची शिपयार्ड लिमिटेड है, इसी के द्वारा इसको बनाया गया था। जो केरल का शिपयार्ड है, इसके द्वारा INS विक्रांत को बनाया गया था। और ये लॉन्च कब हुआ था? तो 2 सितंबर आपका 2022 को, ठीक है, कब? 2022 को इसको लॉन्च किया था किसने? मोदी जी ने, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कोची शिपयार्ड ने बनाया था और ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी याद रखेंगे। तो हम बात करेंगे गुरु शिखर के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरावली की सर्वोच्च शिखर या फिर उच्चतम शिखर, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है प्राचीन काल का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। क्या कह रहा है? प्राचीन काल में वह साथी शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में क्या अपनाया था? जैन धर्म। तो बात करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य सर कौन था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। किसका? जो आपका मौर्य वंश था, मौर्य वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? क्वेश्चन पूछ लेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो याद रखेंगे चाणक्य की सहायता से। अच्छा प्रश्न याद रखेंगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य बूढ़ा हो गया, क्या हो गया? बूढ़ा हो गया, तो इसने क्या किया? इसने जैन धर्म अपना लिया। सर जैन धर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे जैन धर्म में मृत्यु के लिए एक अच्छी विधि होती थी जिसका नाम था संलेखना विधि। क्या नाम था? संलेखना विधि। ये बहुत अच्छी तो नहीं होती थी, लेकिन धर्म के हिसाब से कह सकते हैं अच्छी होती थी, ठीक है। संलेखना जो विधि होती थी, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसको याद रखेंगे ये बहुत बेकार विधि थी, क्योंकि यार इस संलेखना विधि में क्या होता था, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो वो क्या कर देता है? खाना छोड़ देता है। क्या कर देता है? खाना छोड़ देता है। और खाना छोड़ने से आप सभी को पता होगा क्या हो जाएगा? आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे संविधान में एक आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल, आप सभी को हमने कई बार करवाया है, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो संलेखना विधि थी, इसमें क्या होता था, ये धर्म के हिसाब से जैन धर्म में क्या करते थे, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता था तो ये लोग छोड़ देते थे भोजन। लेकिन यहाँ पर संविधान में आपके दिया है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो भारत सरकार ने इसको क्या कर दिया? अब समाप्त कर दिया। तो इसी विधि के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? क्या मृत्यु? तो मृत्यु कौन सी विधि थी? याद रखेंगे संलेखना विधि। संलेखना विधि किस धर्म में? क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद रखेंगे ये विधि आपकी हो जाएगी जैन धर्म में। और जैन धर्म अपनाया था अंतिम दिनों में किसने? मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी सर मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे श्रवणबेलगोला। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला। सर श्रवणबेलगोला कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखेंगे कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में ये पड़ता है श्रवणबेलगोला, ठीक है, याद रखेंगे। यहीं पर आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, जैन धर्म अपनाने से, संलेखना विधि से। और संलेखना विधि को हमने बताया संविधान में बैन कर दिया है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में क्या कर देता है? भोजन छोड़ देता है, याद रखेंगे इसको। सर बिंदुसार कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक था। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपनाया था। कब अपनाया था? तो जब उसने कलिंग का युद्ध लड़ लिया, जीत लिया, बहुत सारे लोग मारे गए, तो उसके बाद 261 BC में इसका क्या हुआ? धर्म परिवर्तन हो गया, यानी कि हृदय परिवर्तन हो गया, तो इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, याद रखेंगे। सर समुद्रगुप्त कौन था? ये इसको भी बता दीजिए, जब तीनों को बताया है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहते हैं इसको। सर इसको नेपोलियन किसने कहा था और क्यों कहते हैं? तो याद रखेंगे भारत का नेपोलियन इसको विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने? विसेंट स्मिथ नामक व्यक्ति था, विसेंट स्मिथ, ठीक है, याद रखेंगे, विसेंट स्मिथ एक व्यक्ति था। भारत का नेपोलियन कहा था किसने को? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद का स्थायी समिति नहीं है, यानी कि संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो याद रखेंगे परामर्शदात्री जो समिति है, कौन सी? जो आपकी परामर्शदात्री समिति है, यानी कि सलाह देने के लिए एक समिति बनती है, वो आपकी संसद की स्थायी समिति नहीं होती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद की परामर्शदात्री समिति स्थायी समिति नहीं है। बात करेंगे प्राक्कलन समिति और लेख लेखा समिति। तो याद रखेंगे जो लोक लेखा और प्राक्कलन है, इनको साथ ही हम जुड़वा बहन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जुड़वा बहन, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा संसद की दो कौन सी ऐसी समितियां हैं जिनको जुड़वा बहन कहते हैं? तो याद रखेंगे ये आपकी प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अक्टूबर नवंबर माह में, क्या कह रहा है? अक्टूबर नवंबर माह में भारी वर्षा कहाँ पर होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्या पूछा है? अक्टूबर जो नवंबर माह होता है सर, इसमें भारी वर्षा किस स्थान पर होती है? तो क्या गारो खासी जयंतिया, या फिर छोटा नागपुर का पठार, कोरोमंडल तट, या मालवा का पठार? तो याद रखेंगे, देखो अक्टूबर नवंबर माह का ऐसा माह होता है जब मानसून क्या करता है? लौटने लगता है। क्या करता है? मानसून क्या करता है? लौटने लगता है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना जाए। लौटते हुए मानसून से वर्षा किस तट पर होती है?
लौटते हुए मानसून से वर्षा किस तट पर होती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेकिन यहाँ पर आपसे घुमाकर पूछा है, ठीक है, याद रखेंगे। अक्टूबर नवंबर माह की बात करें तो यहाँ पर जो कोरोमंडल कोस्ट है, कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट। सर कोरोमंडल कौन सा कोस्ट है, तो अभी आपको बताया था जो तमिलनाडु है, कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये जो तट है यहाँ पर क्या होती है, बहुत भारी वर्षा होती है जब मानसून लौटता है। और हमारे भारत में जो मानसून है यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। जब ये हिमालय से टकराकर बादल वापस लौट आते हैं तो यहीं पर आपका क्या पड़ता है, आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पड़ता है। इसी कारण यहाँ पर बहुत भयंकर वर्षा होती है। तो याद रखेंगे कोरोमंडल तट पर इसमें वर्षा हो जाएगी, ठीक है। बात करेंगे गारो, खासी और जयंतिया की। गारो, खासी और जयंतिया क्या है सर, ये 3 पहाड़ियाँ हैं और यही 3 जनजातियाँ हैं। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 जनजातियाँ भी हैं और 3 पहाड़ियाँ भी हैं। इन्हीं में से एक पहाड़ी है खासी, इसके नीचे मौसिन राम स्थित है। क्या नाम है, याद रखेंगे, मौसिन राम किसके नीचे स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो खासी पहाड़ी के नीचे, ठीक है। जो आपके बचपन में पढ़ाया जाता था कि मौसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि मौसिन राम किस पहाड़ी के नीचे, तो याद रखेंगे खासी पहाड़ी के नीचे। और इसी में क्या है, चेरापूंजी है, ठीक है, चेरापूंजी है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर पूरे साल वर्षा होती है। क्या होता है, पूरे साल वर्षा होती है। इसका कारण होगा सर, इसका कारण क्या है, तो याद रखेंगे कुछ इस तरह से पहाड़ी है। ये क्या है, इस तरह से पहाड़ी, यहाँ पर गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। जब बादल आते तो इस पहाड़ी में फंस जाते हैं, इस साइड से आएंगे तो यहाँ फंस जाएंगे, इस साइड से आएंगे तो यहाँ फंस जाएंगे। जब इस तरह से फंस जाएंगे तो यहीं पर बहुत भयंकर बारिश होती है। क्या होती है, यहीं पर बहुत भयंकर बारिश होती है। इसी के कारण क्या है, आपका मौसिन राम इसी के नीचे स्थित है यहाँ पर। तो इस कारण आपकी मौसिन राम या चेरापूंजी में सर्वाधिक बारिश होगी। जब बादल आएंगे दोनों साइड से, किसी भी कोस्ट से आए, पश्चिम से आए या फिर आपके दक्षिण पश्चिम से आए या फिर आपके ये जो आपकी बंगाल की खाड़ी यहाँ से आए, इनमें जब फंस जाएंगे तो बारिश बहुत ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसी कारण चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा सर मालवा का पठार कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखेंगे मालवा का पठार मध्य प्रदेश और कुछ राजस्थान का हिस्सा, कुछ हिस्सा राजस्थान का है। यहाँ पर मालवा का पठार। छोटा नागपुर का पठार सर, ये झारखंड में पड़ता है। याद रखेंगे झारखंड में मुख्यतः इसका हिस्सा पाया जाता है। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर माह में कौन सी भारी वर्षा कहाँ पर होती है, तो कोरोमंडल कोस्ट। अच्छा सा प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। क्या कह रहा है, जो भारतीय प्रतीक है, आपने देखा हुआ 3 शेर आपको दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, 3 शेर आपको दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से 3 शेर दिखाई देते हैं। इनमें क्या होता है, ये भारत का प्रतीक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हालांकि हमसे नहीं बना है, आप देख लेंगे इस तरह से हमको 3 शेर दिखाई देते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये भारत का प्रतीक है। और इसमें याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें आपका नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। कहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से सत्यमेव जयते लिखा होता है। वही पूछा है जो भारतीय प्रतीक है, जो आपका अशोक स्तंभ, इसमें सत्यमेव जयते लिखा है यहाँ पर, और इसमें ये कहाँ से लिया गया है। तो याद रखेंगे जो सत्यमेव जयते है साथी, ये हमने मुंडक उपनिषद से लिया है। कहाँ से, मुंडक उपनिषद से। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे किस उपनिषद से, तो मुंडक उपनिषद से, ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे ऋग्वेद की, तो कई बार किया है, ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है, सबसे पुराना वेद है, इसको इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे मत्स्य पुराण की, किसकी सर, मत्स्य पुराण क्या है, तो याद रखेंगे भारत में कुल मिलाकर के 18 पुराण है। कितने, 18 पुराण है हिंदू धर्म में। और इनका सबसे पुराना पुराण कौन सा पूछ ले, तो याद रखेंगे पहला पुराण है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा, मत्स्य पुराण। और इसमें भगवान विष्णु के मछली अवतार को दर्शाया गया है। किसको, भगवान विष्णु का जो पहला अवतार था मछली अवतार, इसी को दर्शाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। और सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है, मुंडक उपनिषद से। अच्छा प्रश्न याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। क्या कह रहा है साथी, इसको निम्नलिखित को मिलान कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बात करेंगे हम इसकी मिलान करने की। कह रहा है पहला ऑप्शन है आपका बाष्पन। क्या है, बाष्पन। तो बाष्पन में आपने देखा होगा जब आपका जल होता है, जल कैसा होता है, द्रव होता है, जब उसको हम गर्म करते हैं क्या बन जाता है, बाष्प बन के उड़ जाता है। तो यानी कि द्रव से क्या है, गैस बन जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव से गैस बन जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाष्पन द्रव से गैस। सर ऊर्ध्वपातन के बारे में भी हमने सुना है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब ठोस कोई ठोस होता है तो वो क्या हो जाता है, एकदम से गैस बन जाता है। पहले ठोस होगा, वैसे नॉर्मल प्रक्रिया का होती है, पहले ठोस होगा, फिर द्रव बनेगा, फिर गैस बनेगा। लेकिन जब आपका ठोस आपका सीधा गैस बन जाए, क्या बन जाए, ठोस आपका सीधा गैस बन जाए, सर वो क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। आपने देखा होगा आप पूजा में क्या करते हैं, कपूर का प्रयोग करते हैं। आपने क्या देखा है, कपूर पहले द्रव बनता है, कपूर पहले ठोस होता है, लेकिन जब उसको जला देते हैं यानी कि ऊर्ध्वपातन, बस भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे पहले ठोस से सीधा गैस बन जाए तो ऊर्ध्वपातन। हिमीकरण क्या होता है सर,
सर इसमें होता है जो आपका द्रव होता है, यानी कि पानी होगा, पानी जब हम फ्रिज में रख के जमा देंगे तो कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव से कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। इसका आंसर पिघलना क्या होता है, तो आपने देखा बर्फ कैसी होती है, ठोस होती है और पानी में पिघलकर बदल जाती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो पुनः देखते हैं वाष्पन क्या हो जाएगा आपका। वाष्पन की बात करें हम, वाष्पन आपका किससे, द्रव से गैस में हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन सर, ऊर्ध्वपातन आपने नौसादर और कपूर के बारे में बहुत सुना होगा, ठोस से सीधा गैस हो जाएगा। हिमीकरण सर क्या होता है, हिमीकरण में जब हम पानी को फ्रिज में रख के जमा देते हैं उसको द्रव से ठोस बना देते हैं। पिघलना क्या होता है सर, हमारे घर में बर्फ होती है वो पिघल कर पानी बन जाती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं। क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे 18 दिसंबर को। कब मनाते हैं साथी, 18 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, याद रख लेंगे 18 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। सर कब से मनाना शुरू हुआ, तो 1992, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी, 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा सा प्रश्न है, याद रख लेंगे। क्यों हुई थी, तो जो आपके पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि देश में बहुत भारी संख्या में कैसे आपके मुसलमान भी है, हिंदू भी है, तो इनमें से अल्पसंख्यक क्या हो जाएंगे आपके, जैसे जैन है, जैसे बौद्ध हैं और सिख हैं और मुस्लिम है जो कम मात्रा में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदू है, तो इनमें से जो हिंदू को छोड़कर कोई भी जाति के लोग हो जाएंगे वो सारे के सारे अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ठीक है। चाहे बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो या फिर आपके मुस्लिम हो, ये सारे के सारे अल्पसंख्यक। तो इन्हीं के अधिकारों के लिए हम एक दिवस मनाते हैं, इन्हीं के अधिकारों को सरकार को याद दिलाते हैं कि इनके भी कुछ अधिकार हैं। तो इसके लिए हम क्या मनाते हैं, एक दिवस मनाते हैं। उस दिवस का नाम क्या है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 से ये मनाना शुरू हुआ था। बात करेंगे 26 दिसंबर की। सर 26 दिसंबर को क्या होता है, तो याद रखेंगे 26 दिसंबर को हमने अभी हाल ही में एक दिवस मनाना शुरू किया है जिसको कहते हैं वीर बाल दिवस। क्या कहते हैं, वीर बाल दिवस। सर ये किस लिए मनाते हैं, तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह के वीर बाल दिवस। इसको याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे 4, और ये चारों बच्चे औरंगजेब के सामने, औरंगजेब ने कहा था या तो धर्म अपना लो या तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ये बच्चे साथी, एक 4 साल का था, एक 8 साल का, एक 12 का, एक 16 का, इस तरह से इनके 4 बच्चे थे, ठीक है। जब इनके चारों बच्चों ने ये बात नहीं मानी तो 2 बच्चे पिता के साथ लड़ने चले गए, वहाँ पर शहीद हो गए। उसके बाद 2 बच्चों को इन्होंने, औरंगजेब ने क्या किया, जिंदा दीवार में चिनवा दिया, ठीक है। याद रखेंगे, जिंदा दीवार में चिनवा दिया या फिर उनका गला कटवा दिया। इस तरह की कहानी जानने को मिलती है। तो इन्हीं बच्चों की याद के लिए हम क्या मनाते हैं, वीर बाल दिवस मनाते हैं। यानी कि इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, ठीक है, धर्म नहीं छोड़ा, मरना स्वीकार किया। इसी को याद करने के लिए, इनकी शौर्य गाथा को याद करने के लिए वीर बाल दिवस मनाते हैं, और पहली बार इसे 2022 में मनाया गया है, याद रखेंगे। सर 16 सितंबर को क्या होता है, 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस। सर ओजोन क्या होता है, तो याद रखेंगे जब सूर्य से अपनी पराबैंगनी किरणें आती हैं तो ये हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। सर पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, तो याद रखेंगे पराबैंगनी किरणें हमारी क्या करती हैं, त्वचा से त्वचा कैंसर बनाती हैं। यदि किरणें सीधी आपकी त्वचा पर पड़ जाएंगी तो आपको त्वचा का कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ओजोन एक परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में, ये क्या करती है, हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। इसी के लिए 16 सितंबर 1987 में, याद रखेंगे, यही इसी कारण मनाते हैं, ठीक है। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसके तहत क्या हुआ था, ओजोन संरक्षण की बात की गई थी, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और फ्रांसीसियों, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक साबित हुआ। यानी कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके तहत फ्रांसीसी पूर्ण रूप से या तो खत्म हो गए या तो उनका राज्य हुआ, ठीक है। आपने देखा होगा राज्य तो नहीं हुआ, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गए थे। तो ये युद्ध था साथी वांडीवास का युद्ध। कौन सा, वांडीवास का युद्ध था, और 1760 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1760 में, ठीक है। इससे क्या हुआ, अंग्रेजी इसमें जीत गए थे और फ्रांसीसी पूर्ण रूप से हार गए, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में लड़ा जाता है। इसमें त्रिगुट सेना, देखो मुगल बादशाह और आपका लखनऊ का यानी कि अवध का बादशाह और आपका बंगाल का नवाब मीर कासिम, कौन, याद रखेंगे, बंगाल का नवाब मीर कासिम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने क्या किया था, त्रिगुट सेना बनाई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और कहाँ पर लड़ा गया था, ये बिहार के बक्सर में लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ये तीनों हार गई। और इसके बाद होती हैं 2 संधियाँ, इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं, एक 12 अगस्त को और एक आपकी 16 अगस्त को, ठीक है। इसी के तहत आपके जो मुगल बादशाह है इसकी पेंशन तय कर दी जाती है और पूरे भारत पर किसका अधिकार हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अलावा प्लासी का युद्ध सर कब हुआ था, तो याद रखेंगे जो प्लासी का युद्ध था ये 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, ये भी याद रखेंगे। सर तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे ये 1565 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था सर, दक्षिण भारत में एक विजयनगर साम्राज्य था। इस विजयनगर साम्राज्य में और दक्षिण के जो अन्य क्षेत्र के नवाब थे उन सभी ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया। इसके तहत इसको तहस नहस कर दिया और पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य समाप्त
समाप्त हो गया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी कि मरने के बाद ऐसे पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला। तो याद रखेंगे भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। याद रखेंगे इनको मरने के बाद आपका क्या मिला था? भारत रत्न। क्यों मिला था? तो इन्होंने पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी आपकी 1965 में। ठीक है, 1965 में इन्होंने धूल चटाई थी, इस कारण पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न मिला था। और याद रखेंगे अब मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने लगे, पहले व्यक्ति यही थे। भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इनको हम संविधान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का पिता कहते हैं। और याद रखेंगे इनको 1990 में, कब? 1990 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न। बात करेंगे सीमांत गांधी की, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां का असली नाम है। ठीक है, सीमांत गांधी जो थे यानी कि ये इनका असली नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खां था। और इन्होंने लाल कुर्ती दल बनाया था 1930 में। याद रखेंगे 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कौन सा दल बनाया था? लाल कुर्ती दल। ठीक है, आपको सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लाल कुर्ती दल या फिर खुदाई खिदमतगार, इन्होंने बनाया था। इसी कारण इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों से लोहा लिया था। और इसी कारण भारत सरकार ने आगे चलकर इनको क्या मिला? इनको नोबेल पुरस्कार दिया, सॉरी आपका भारत रत्न पुरस्कार दिया। और भारत रत्न पाने वाले ये पहले विदेशी थे। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। और इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले 2 विदेशी हैं जिनमें आपके नेल्सन मंडेला और सीमांत गांधी। ठीक है, याद रखेंगे इन दोनों को दिया जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या होता है? यानी कि जो वर्षा का जल होता है इसका हम संचयन कर लेते हैं तो क्या होता है? तो याद रखेंगे जैसे हम वर्षा जल का संचयन करते हैं तो क्या होता है? वर्षा का जल एक जगह जैसे हमने एकत्रित कर लिया और वो सूख के कहाँ जाएगा? पाताल में जाएगा। जब यानी कि पाताल में जाएगा तो क्या होगा? पानी का पुनर्भरण हो जाएगा। यानी कि जो वर्षा का जल आया है वो उसका क्या हो जाएगा? पानी का पुनर्भरण। ठीक है, अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे भूमिगत पानी में पुनर्भरण करना। ये जो भूमि के अंदर पानी है जब ये सूख के चला जाएगा नीचे तो पानी आपका समान बना रहेगा। ठीक है, लेवल, इसलिए वर्षा का जल संचय करना चाहिए सभी को। बाढ़ से बचाव के लिए क्या करेंगे? तो बाढ़ से बचाव के लिए हम डैम बनाएंगे। डैम क्या सर? बांध बनाएंगे। ठीक है, डैम का मतलब होता है बांध बनाएंगे। सर पानी की कमी को दूर कैसे कम करेंगे? यानी कि पानी की कमी को कम कैसे करेंगे? तो याद रखेंगे इसके लिए हम बहुत सारी योजनाएं चलाएंगे, हेड पंप लगवाएंगे, नलकूप लगवाएंगे, इस तरह की योजनाएं चलाएंगे। सर मृदा क्षरण से बचाव के लिए क्या करेंगे? तो मृदा क्षरण से जब हमें बचाव करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेड़ पौधे। जैसे बाढ़ आ जाती है तो आपका क्या होता है? पेड़ पौधों में जब ये मृदा लगी होती है तो बाढ़ में क्या होता है? मृदा बच जाती है बहुत सारी। आपने देखा होगा जैसे आपने कहीं से आपका पानी बह रहा है और वहाँ पर पौधा लगा है तो वहाँ की मिट्टी रह जाएगी और आसपास की बह जाएगी। ठीक है, तो मृदा का क्षरण रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधे लगाने होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन वयस्क मताधिकार से संबंधित है? क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है आपका जो आपका वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो याद रखेंगे जो वयस्क मताधिकार से संबंधित संविधान संशोधन है इसका नाम है आपका 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। अच्छा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? सर ये आपका 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ठीक है, 1988 का अधिनियम था लेकिन 1989 में हुआ था। ठीक है, और याद रखेंगे इसमें क्या हुआ था? जो पहले आपकी वोट डालने की उम्र कितनी होती थी? 21 वर्ष होती थी। कितनी? जब अपने पिताजी लोग वोट डालते थे वो 21 वर्ष की आयु में डालते थे, लेकिन अपने के लिए राजीव गांधी सरकार ने क्या कर दिया? अब 18 वर्ष कर दी। ठीक है, 18 वर्ष के हो जाओ, वोट डाल के आओ। ठीक है, तो याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके अलावा बात करेंगे 7वां संविधान संशोधन। सर ये आपका राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। किससे? जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके तहत क्या हुआ था? नए राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा याद रखेंगे जो आपका 44वां संविधान संशोधन है, कई बार डिस्कस किया, इसमें क्या हुआ था? संपत्ति का अधिकार आपका कैसा बना था? लीगल राइट बना था। यानी कि पहले आपका फंडामेंटल राइट होता था, मौलिक अधिकार होता था, इसके बाद इसको लीगल राइट बना दिया और आर्टिकल आपका कौन सा बनाया? 300A। ठीक है, आर्टिकल 300A या फिर इसी को हम का कह सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको फंडामेंटल राइट से क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया और आर्टिकल 300A में रखा। और पूछ लेगा कौन सा भाग है, तो याद रखेंगे इसका भाग हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा साथी? भाग इसका 12 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार यानी कि हमको वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से 18 कब मिला? तो याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है गाडविन ऑस्टिन एक है। गाडविन ऑस्टिन क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, सर गाडविन ऑस्टिन की बात करें तो क्या है? तो याद रखेंगे भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक
ठीक है। ये पीओके में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ पर स्थित है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसी का नाम K2 माउंट K2 कहते हैं, या फिर गार्डविन आस्टन कहते हैं, या फिर इसी को सर्वेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेस भी कहते हैं। एक नया नाम आपको सुनने को मिला होगा। यदि ये क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए इसी बात पर, ठीक है। गार्डविन आस्टन का एक नाम सर्वेस भी है या फिर माउंट K2 है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत की संसद में, क्या कह रहा है, भारत की संसद में दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये क्या कह रहा है? याद रखेंगे दल बदल जो कानून है ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखेंगे ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था? आपका 1985 में होता है और आपका 52वां संविधान संशोधन होता है। याद रखेंगे कौन सा संविधान संशोधन? 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। इसके तहत राजीव गांधी सरकार ने क्या कर दिया? आपका दल बदल कानून लागू किया था, ठीक है। याद रखेंगे इसको, इतना ही याद रख लेंगे और इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। और इसके अलावा इसको अनुसूची 10 में भी रखा गया था। ये याद रखेंगे अनुसूची कौन सी थी? आपकी अनुसूची 10 थी। इसको भी याद रखेंगे 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी जाती है। और क्या होता है इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और दल बदल कानून की प्रक्रिया लागू की गई थी। सर 1992 में क्या हुआ था? तो इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम आया था। क्या आया था? जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है आपका त्रिस्तरीय थी। याद रखेंगे कैसी थी? ट्राई यानी कि त्रिस्तरीय, ठीक है। अच्छा ऐसा प्रश्न याद रखेंगे कैसी थी? त्रिस्तरीय। और इसमें ये समिति कौन थी? तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा प्रश्न याद रखेंगे किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आपकी 1992 में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम आता है। और सर ये लागू कब से हुई थी? तो 24 अप्रैल। याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल 1993 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया, ठीक है। उसी साल से 24 अप्रैल को क्या मनाने लगे? तो हम पंचायती राज दिवस मनाने लगे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। 1992 का अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है और पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसमें क्या हुआ? 3 स्तर पर भारत की पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। 3 स्तर कौन कौन से थे? एक तो गाँव में आपने देखा हो क्या बनता है? आपका प्रधान बनता है। प्रधान के अलावा आपने देखा होगा क्षेत्र आपका एक क्या बनता है? ब्लॉक स्तर पर एक व्यक्ति बनता है, जिसको क्या कहते हैं? आपके कहते हैं क्या कहते हैं? याद रखेंगे BDC। क्या कहते हैं? विलेज डेवलपमेंट ऐसी कुछ होता है, BDC होता है। क्या होता है? BDC होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या बनता है? जिला पंचायत सदस्य बनता है। 3 आपने देखा होगा जब प्रधानी के वोट डालने जाते हैं तो आपको 3 पर्चे दिए जाते हैं। आप 3 क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। तो ये वही अधिनियम है 1992 का जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 3 स्तर पर, ठीक है। तभी से आपको एक बार में 3 वोट डालने को मिलते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। 2002 में क्या हुआ था सर? तो 2002 की याद रखेंगे, इसमें हुआ था 86वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था? 86वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ सर? इसमें आपको शिक्षा का अधिकार मिला। क्या मिला? शिक्षा का अधिकार। और सर शिक्षा का अधिकार क्या था? तो याद रखेंगे जो हमारे बच्चे हैं, क्या है, हालांकि मेरे तो नहीं है, ठीक है, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिला था? निःशुल्क शिक्षा दी गई थी। याद रखेंगे जो आपकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आर्टिकल 21 से 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। लेकिन हमने बात की दल बदल कानून की, ये क्वेश्चन मत भूल जाना, इतने सारे क्वेश्चन के बीच में इसको ना भूलना, ठीक है। दल बदल कानून 1985 में लागू हुआ था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? क्या कह रहा है? किसी राज्य यानी कि स्टेट क्या होता है? जैसे आपका क्या हो गया? यूपी हो गया। क्या हो गया? यूपी हो गया। यूपी के अलावा राजस्थान हो गया। राजस्थान के अलावा गुजरात हो गया। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस तरह से जितने भी राज्य हैं उनमें एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि क्या होता है? तो याद रखेंगे कानून, ठीक है, कानून अधिकारी। इस तरह से जब सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है तो उसको क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं महाअधिवक्ता। क्या कहते हैं? याद रखेंगे महाअधिवक्ता इसको कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपका महान्यायवादी होता है, एक आपका महान्यायवादी होता है, ये आपका देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कैसा? सर्वोच्च विधि अधिकारी किस लेवल पर होता है? देश लेवल पर। लेकिन यही बात कर लें अगर राज्य की, तो राज्य पर कौन हो जाएगा? आपका महाधिवक्ता हो जाएगा। देश के लिए अनुच्छेद 76 दिया है और राज्य के लिए अनुच्छेद 165 दिया है, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 165 राज्य में महाधिवक्ता को मिलता है, लेकिन देश में जो महान्यायवादी होता है वर्तमान में R वेंकटरमणी है और इनको कौन सा अनुच्छेद? 76 अनुच्छेद, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा सर मुख्यमंत्री, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री क्या होता है? आपने हाँ सभी को पता होगा मुख्यमंत्री क्या होता है, लेकिन इससे संबंधित एक आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल की बात करेंगे 164 जो है, कौन सा आर्टिकल? 164 है, इससे मुख्यमंत्री से संबंधित आर्टिकल है, याद रखेंगे। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता, क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। लेकिन देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी आपका महान्यायवादी जिसका अनुच्छेद 76 है और महाधिवक्ता का 165 है, ठीक है, याद रख लेंगे।
ठीक है, इसको अच्छे से। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, फिर दोस्तों में एक बार शेयर करेंगे, और यदि चैनल पर नए हैं तो यार एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।